साथियों नमस्कार। साथियों, कल राजनाथ सिंह जी ने वो कह ही दिया जो हम लंबे समय से कहते आए हैं। आज के 6-8 महीने पहले मैं एक पॉडकास्ट में गया था जहां पर मैंने जियोपॉलिटिक्स की चर्चा करते हुए ये बोला था कि आने वाले समय में आप देखना कि सिंध भारत का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान जब टूटने पर आएगा ना तो हर आदमी अपना अपना हिस्सा लेकर के आगे भागना चाहेगा। सिंध कौन लेगा? सिंध हम लेंगे। तब कई लोगों को लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ, लेकिन जिस हिसाब से सरकार चल रही है, जिस हिसाब से यहाँ पर नेता लोग हैं टॉप पोजीशंस पर बैठे हुए, उनका अंततः इरादा यही है कि भारत को वैसा बनाया जाए जैसा कभी था। मैं पूरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम ये देखते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा क्या है। राजनाथ सिंह जी ने कल दिल्ली में एक सभा थी, उसको संबोधित करते हुए, जिसमें सिंधी कई लोग बैठे हुए थे, उस दौरान ये कहा कि देखिए भाई, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, जोग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं, वो बदलते रहते हैं समय समय पर। क्या पता कल को सिंध भी भारत का हिस्सा बन जाए। इस बात को लेकर के पूरे देश में एकदम से ट्रेंड चल पड़ा। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगे और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। हुआ यह कि पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि भाई ये जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये हिंदुत्व की एक्सपेंशनिस्ट मानसिकता को दर्शा रहा है, ये डिल्यूजनल है। इस तरह से पाकिस्तान भड़क रहा है। वहीं अगर सिंध की बात करी जाए तो सिंध के लोग खुश हैं इस बात को लेकर के। सिंध के लीडर ने इस चीज़ को वेलकम किया है। सिंध के एक नेता हैं, उनका नाम है शफी बुरफात। इनका कहना यह है कि जो ये बयान दिया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं और हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार है। और सिंध में किस तरह से लंबे समय से अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। आज सिंध में वहाँ के एडवोकेट और जितने भी वकील लोग हैं उनका प्रोटेस्ट होना है, क्योंकि वहाँ पे जो अमेंडमेंट करने वाला है आसिम मुनीर, उसके खिलाफ। और ये भी हम देख रहे हैं कि सिंध में जैसे जैसे हमने पानी रोका है, उस पानी रोकने से सिंध में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पंजाबी लोग हैं वो अपने हिसाब से तो पानी को प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन सिंधियों तक पानी नहीं पहुंचने दे रहे, जिसकी वजह से इन लोगों का एग्रीकल्चर प्रभावित हो रहा है, पीने की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से भी यहाँ पर समय समय से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे पानी का संकट गहराएगा, प्रोटेस्ट और ज़्यादा गहराता जाएगा। पाकिस्तान जो ऑलरेडी बलूचिस्तानियों का प्रोटेस्ट झेल रहा है, इस समय यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीटीपी अलग हमले कर रहा है, तालिबान अलग कर रहा है, पीओके वाले अलग परेशान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इतने मैटर्स पर हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को हम ऐसे किसी स्थिति को प्राप्त कर लें जहां पर हम सिंध को भी प्राप्त कर पाएं। तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत हो सकती है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो हमारे वेस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार साहब। इन्होंने भी एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की करते हुए बोला कि पाकिस्तान ये मानता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता था, लेकिन पाकिस्तान आसानी से मान जाएगा अगर हम पाकिस्तान की जमीन को कैप्चर कर लें। देखिए आप, इन्होंने साफ साफ कहा है, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट इंडिया हैव वन अंटिल वी कैप्चर द लैंड। जब तक उसकी भूमि को कैप्चर नहीं कर लेंगे तब तक वो इस चीज को नहीं मानेगा कि हम जीते थे। और आप ये भी जानिए कि अब भारत जब पाकिस्तान से भिड़ेगा जाकर के, तो इस प्रकार से भिड़ेगा, उस निर्णायक युद्ध को इस तरह से एंड करेगा कि पूरी दुनिया इस चीज को स्वीकारेगी कि जीता कौन है। पाकिस्तान चाहे जितना नैरेटिव चला ले, ट्रंप चाहे जो कह ले, यूएसए चाहे जो कह ले, सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि जीता कौन है, हारा कौन है। और इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण हो सकता है वो है कैप्चर्ड लैंड। ये आप देख रहे हैं, कल दो बड़े बयान आपने सुने। पिछले 1-1.5 महीने से आप लगातार सुन रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी बार बार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि गुजरात के बॉर्डर के पास कुछ बड़ा हो सकता है। अभी आपने गौर किया हो, जब पाकिस्तान सर क्रीक के पास अपनी फौज को बढ़ा रहा था, तब राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया कि पाकिस्तान इस बात को याद रखे कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर के जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट ये कराची पोर्ट है, जो कि सिंध में ही आता है। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब है ये। तो इस तरह के बयान देना, हमारा नोटम जारी कर देना, यहाँ पर हमारी तीनों सेनाओं द्वारा अभ्यास करना, हमारे अलग अलग चीफ्स के द्वारा बयान देना, और कल राजनाथ सिंह जी द्वारा ये बात कह देना कि सिंध भारत का हिस्सा बन सकता है। भारत कभी भी किसी दूसरे कंट्री के लैंड को इस तरह से बोलता नहीं है कि ये हम कैप्चर करेंगे। हम पीओके इसलिए बोलते हैं, पीओके तो हमारा ही है। उसके अलावा कभी आपने नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी भी देश के बारे में बोला हो कि हम तुम्हारे देश का ये हिस्सा ले लेंगे या ऐसे ले लेंगे, कभी नहीं। पहली बार भारत ने बड़े स्पष्ट तरीके से बोला कि सिंध भारत का हिस्सा हो सकता है। और ये भी राजनाथ सिंह जी ने कोई इमोशंस में आके नहीं बोला, कुछ उनके पास रिटर्न में था, उसको पढ़ते हुए बोला। और राजनाथ सिंह जी कभी भी लूज टॉक नहीं करते। ये नहीं कि आसिम मुनीर की तरह या शहबाज शरीफ की तरह जब मन में आया जो कह दिया, ट्रंप की तरह सुबह कुछ कह दिया शाम को, नहीं, ऐसे नहीं है वो।
तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि भारत किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कैसे 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान करने जा रहा है, जिसके बाद आसिम मुनी डिक्टेटर बन जाएगा। इसका आज प्रोटेस्ट होना है कराची में, कल भी हुआ है, आज भी होगा, बार एसोसिएशन का। तो ये सारी बातें हैं। सिंध की भी मैं बात करूं तो सिंध पहले जाहिर सी बात है भारत का ही हिस्सा था, और सिंध में जो रहने वाले लोग हैं वो सिंधी कहलाते हैं। सिंध नाम एक तरीके से पर्शियन नाम है, और ये सिंधु से बना है, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ से होकर के जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हिंदू नाम पड़ा है भारत का, या हिंदुस्तान, या हिंदू जो हमको कहा जाता है, वो इसी सिंधु से हिंदू बना है, या इसी सिंध से सिंधु बना है, वहीं से हिंदू बना है, ऐसा लोग कहते हैं। ये जानकारी गलत है। जो ये कह रहा है कि सिंध से या सिंधु से हिंदू बना है, जानकारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू शब्द ऑलरेडी हमारे वेदास में मौजूद है। जो वेद पढ़ेगा उसके बारे में जानकारी लेगा, उसे पता चल जाएगा। हालांकि जो सिंध है, आज़ादी के टाइम पर यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन ऐसी थी जो हिंदुओं की थी, एक पॉपुलेशन ऐसी भी थी जो मुसलमानों की थी। लेकिन जैसे ही बंटवारा हो गया उसके बाद बड़ी संख्या में सिंध से लोग भारत में आए, और आज आप देख रहे हैं कि भारत में लगभग 45 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो सिंधी कम्युनिटी से आते हैं। तो जितने भी सिंधी लोग हैं वो सब यहीं के थे। जैसे आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी सिंधी हैं। तो जैसे लास्ट में नी आता ना, सरनेम में नी, जैसे लखवानी, पंजवानी, इस तरह से जनरली वो सिंधी होते हैं। हमारे देश में रहने वाले सिंधी लोग अपने घर में सिंधी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन विद द टाइम देखा गया है कि पाकिस्तान ने उन लोगों पर जो सिंध में रह रहे हैं उर्दू थोप थोप के सिंधी भाषा को भी बहुत मिनिमाइज कर दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों को भी उनकी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक भाषाएं लौटाई जाएं, उनको भी पता चले कि उनकी भाषा क्या थी, और ये तभी हो सकती है जब वो भारत के साथ आकर के मिल जाएं। विद द टाइम पाकिस्तान ने वहाँ पर इस्लाम को भी थोपा, और आज आप देख रहे हो 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस्लामिक है। आज़ादी के वक्त लगभग 42-43 लाख वहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो टोटल थी, उसमें से लगभग 10 लाख लोग ऐसे थे जो हिंदू थे। फिर वो बाद में भारत आ गए थे पलायन करके। ठीक है जी। तो ये एक तरीके से सिंध की मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा आप जो सवाल पूछ रहे होंगे या आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सिंध पाकिस्तान के पास चला गया जबकि एक बड़ी संख्या वहां पर हिंदुओं की थी। तो ये सवाल तो हम सब पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारा जो नेशनल एंथम था पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो इसमें जब सिंध आ रहा था तो आपने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने बंटवारा करते समय ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे नेशनल एंथम का एक हिस्सा वहाँ जा रहा है। पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप भी कॉमन सेंस लगाइए। हमको और आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो बड़ी ही चूंकि लेफ्टिस्ट लोगों ने पढ़ाई है तो हमने स्वीकार कर लिया है, कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया और ना हमारे टीचर्स ने बताया। लेकिन आप खुद सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज मैं आपको अगर इंडिया का मैप दिखाऊं तो इंडिया के मैप में इंडिया का जो बंटवारा किया गया, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ फिर पाकिस्तान कर दिया गया था। तो आपने जब इस तरफ का पाकिस्तान बनाया, ईस्ट पाकिस्तान बनाया, तो इंडिया को सिर्फ इतने से हिस्से से जोड़े रखा। वैसे तो हम और आप कभी इंडिया का बंटवारा नहीं होने देते, लेकिन क्या आप भी अगर बंटवारा करते किसी देश का या भारत का बंटवारा करने में हिस्सेदारी अगर आपकी होती तो क्या आप इस तरफ इतना ही जोड़ा रखते बस कि कभी भी इसे तोड़ा जा सके? आप कहते कि भाई नहीं हमें आप थोड़ा हिस्सा कहीं और का ले लो लेकिन कम से कम इतना तो रखो। इस तरह से तो करते। लेकिन ये आज भी सवाल उठता है कि जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में क्या आया ऐसा कि यहाँ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जोड़े रखा, जैसे आज चिकन स्नैक कह रहे हैं, और यहाँ कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल स्थिति पैदा कर दी गई है, आप खुद देख रहे हैं। पहला सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि आप ठीक है बंटवारा कर रहे थे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि बंटवारे में कुछ चीज़ें आपने ऐसे ही जाने दी? जी हाँ, जैसे आपको पता है कि उस समय यह बोला गया था जो ब्रिटिशर्स थे कि हम इंडिपेंडेंस दे देंगे, इसके बाद में 3 चीज़ें बन के आएंगी, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन है कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहें, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहें या इंडिपेंडेंट रहना चाहें। आपको पता है किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोशिश करी कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को अपने पक्ष में लिया जाए, और उन्होंने ले भी लिया 3 को छोड़ करके, जिसमें आपका जूनागढ़ बचा रह गया था, हैदराबाद बचा रह गया था, जम्मू कश्मीर बचा रह गया था। सरदार पटेल ने अपने प्रयासों से हैदराबाद को पुलिस एक्शन से भारत में मिला लिया और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया, जिससे कि लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, भारत में मिल गया।
जैसे ही वो जम्मू कश्मीर की तरफ अपना अभियान लेकर के जा रहे थे, नेहरू ने उनको रोक दिया। फिर जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति बनी आप सब जानते हैं। हरी सिंह जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, वो जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि पाकिस्तान उन पर आक्रमण कर सकता है, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए भारत से मदद मांगी। बदले में ये कहा कि हम भारत का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के हाँ, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अब एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जो स्थिति जम्मू कश्मीर के साथ हुई थी वही बलूचिस्तान के साथ हो रही थी। और एक टाइम ऐसा आया था कि खान ऑफ कलात, बलूचिस्तान को कलात कहते थे, बलूचिस्तान के खान या एक तरीके से वहां के किंग ने यह कहा था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, बस हमें बचा लीजिए पाकिस्तान से, लेकिन भारत ने मना कर दिया। सवाल आज भी उठता है कि क्यों कर दिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पीओके पर किया हुआ है, लेकिन भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर ना हिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया, ना कोई इस पर सवाल करता है, जबकि ये डॉक्यूमेंटेड है। ऑल इंडिया रेडियो AIR पर इसका ऐलान हुआ था कि खान ऑफ कलात चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाए, बस भारत से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। भारत ने कहा हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। और इसकी बकायदा मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि किस तरह से मीटिंग हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना की, माउंटबेटन की, नेहरू की, और मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाएगा। मीटिंग में यह डिसाइड हुआ। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति यह पैदा की गई उसकी तरफ से, जिन्ना की तरफ से, कि भाई बलूचिस्तान पर कब्जा किया जाए। जिन्ना ने यह बात बोली भी कि भाई बलूचिस्तान पर हम चाहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दें, बदले में आप हमारे में विलय कर लीजिए। तो बलूचिस्तान ने बोला नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखो किस तरह से धोखा दिया था। ठीक है, मीटिंग में यह तय हो जाने के बाद भी कि बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट रहेगा, जिन्ना ने बलूचिस्तान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करी। फिर जब बलूचिस्तान के जो खान हैं, खान ऑफ कलात, जब उनको लगा कि पाकिस्तान उन पर हमला कर सकता है, तो खान ऑफ कलात ने अपनी आर्मी से कहा कि सब इकट्ठे हो जाओ लड़ने के लिए। और खान ऑफ कलात फिर ब्रिटिश एम्पायर से बात करते हैं कि भाई आप जिस तरह से गए थे, आप तो ये कह के गए थे, हम सब में सहमति बनी थी कि बलूचिस्तान तो इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन पाकिस्तान हम पर जबरदस्ती अपने आप को थोप रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकें, इसलिए हम ब्रिटेन के पास आए हैं, आप हमें कुछ हथियार दे दीजिए। ब्रिटेन ने कहा हम तुम्हें हथियार नहीं दे पाएंगे, और हम ये मानते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा साइज छोटा है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में तुम अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। एकदम से ब्रिटेन ने भी पलटी खा ली। फिर क्या था, फिर उसने ब्रिटेन के बाद भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो फिर जिन्ना नाम का जानवर खा गया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि नेहरू जी ने कोई स्टेप नहीं उठाया, क्यों जाने दिया बलूचिस्तान को, सवाल उठता है। और सुनिए, अच्छा सोचिए, बलूचिस्तान आज हमारे पास होता तो कितनी फायदे की बात थी। ये देखिए, बलूचिस्तान अगर आज हमारे पास होता तो हम सीधे सीधे ईरान से बॉर्डर बना रहे होते, ये इतने सारे पोर्ट्स हमारे पास होते, कितना कुछ सुलभ हो जाता, लेकिन नहीं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, चलिए इधर देखिए, ये ग्वादर पोर्ट आपको दिख रहा है, जो ये सीपेक बना रहा है चाइना, वो सीधे ग्वादर पोर्ट को प्राप्त करने के लिए बना रहा है, जिससे कि अपना सारा माल चाइना यहाँ से, जो आज माल इतना घूम फिर करके पूरी दुनिया पहुँचता है, वो यहाँ से सड़क के द्वारा यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई कर देगा शिप मार्ग से, मैरीटाइम रूट से। तो चाइना के लिए इतना स्ट्रेटेजिक है ये ग्वादर पोर्ट। आप जान के हैरान होंगे, ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का नहीं था, ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान का भी नहीं था, ये ग्वादर पोर्ट ओमान का था। 1958 में ओमान ने बोला कि इस पोर्ट को हम बेचना चाहते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत से कहा भारत आप खरीद लीजिए। भारत ने पता है क्या कहा, हमें नहीं चाहिए। आप कहेंगे सबूत दिखाइए, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, सबूत आप देख लीजिए। भारत को मिला था, जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लाइन कर दिया, हमें नहीं चाहिए। फिर भारत की जैन समुदाय, जैन कम्युनिटी ने बोला हम खरीदने को तैयार, हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन एक कम्युनिटी में फिर उतनी ताकत नहीं होती जितनी एक देश में होती है। तो पाकिस्तान ने भी ऑफर कर दिया, तो उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया 3 मिलियन पाउंड में। ये देख लीजिए 3 मिलियन पाउंड्स में। तो आज दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स जिन पॉइंट से निर्धारित हो रही है, उन पॉइंट्स को तो भारत पहले ही गवा चुका है। चाहे ग्वादर पोर्ट हो, चाहे पूरा बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हुई, या फिर पीओके हो। पीओके आज हमारे पास होता तो हम सीधे ऊपर जा रहे होते सेंट्रल एशिया में,
हम क्यों इतना घूम फिर करके बात कर रहे हैं कि साहब हमें यहाँ पे एक पोर्ट बना लेने दीजिए, ठीक है, उसके बाद में फिर हम ईरान से अफगानिस्तान होते हुए जाएं। अब ईरान पे हमें, चूंकि हम अपना पोर्ट बना रहे हैं, तो इस चक्कर में हमें अमेरिका को भी मैनेज करना पड़ता है, 10 तरह की चीज़ें। तो देख लीजिए आप, हर वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो आज जियोपॉलिटिक्स को डिसाइड कर रही है या इंडिया के आसपास की चीज़ों को डिसाइड कर रही है, वो सब एक टाइम पर भारत की थी या भारत को मिल रही थी, हमने ली नहीं। भारत का बंटवारा भी इस तरह से किया कि आज भी चिकन स्नैक एक तरीके से संवेदनशील है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ यहां पर बयान देते रहते हैं लोग, कभी चाइना आके बैठ जाता है। बताइए आप क्या कहेंगे? तो इस पर कोई सवाल ही नहीं करता, इस पर कोई बात ही नहीं करता, सब डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं कि मैं कोई मन में अपने मन से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब आप एक सवाल और पूछेंगे कि आप ऐसा कैसे कह रहे थे कि सिंध भारत का हिस्सा बन जाएगा। तो यहां मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉलिटिकल बनाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन जनाब को आप जानते ही होंगे, मैंने पिछले 11-12 साल में, जब से ये लोग सत्ता में आने का प्रयास कर रहे थे, तब हम अपनी पढ़ाई करते थे, उस समय कई नेता लोग चर्चा में थे। आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी, राहुल गांधी भी बहुत चर्चा में थे, कांग्रेस के अलग अलग नेता चर्चा में थे, नरेंद्र मोदी नए नए चर्चा में आए थे, फिर धीरे धीरे ये भी चर्चा में आए। मैंने सभी की सारी स्पीचेस सुनी हुई हैं उस कालखंड की, 2011 से लेकर के 2018-19 तक की तो सब सुन रखी है। उसके बाद फिर सेलेक्टिव हो गया मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैंने एक एक नेता को बड़े अच्छे से अध्ययन किया। चूंकि आज जो पत्रकार चीज़ें दिखाते हैं या यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, पत्रकार एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई मतलब उन्होंने एक पुराना कालखंड देखा है, तो आज के मोदी एरा को भी उसी पुराने कालखंड के दृष्टिकोण से ही जज करते हैं। और हमने तब से देखना स्टार्ट किया पॉलिटिक्स को जब से मोदी जी आए हैं, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा गर्म हुई है पॉलिटिक्स। तो हम एक दूसरे चश्मे से, एक फ्रेश चश्मे से देख रहे हैं। हम ये जान पा रहे हैं कि इनका वे ऑफ वर्किंग कुछ दूसरा है। मोदी, अमित शाह जैसे लोगों का जो वे ऑफ वर्किंग है, वो आज कल परसों की पॉलिटिक्स नहीं है, ये अगले 50 साल बाद की पॉलिटिक्स है। ये लोग एक माइंडसेट के साथ उतरे हुए हैं कि भारत को धीरे 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 ठीक करते 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 वहां ले जाना है जहां भारत को पूरी दुनिया में उसकी सभ्यता के अनुसार जाना जाए। क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया हिंदी सीखना चाहेगी? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। हिंदी, मराठी, तमिल ऐसी भाषाओं को दुनिया सीखना चाहेगी। इस लेवल का थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं ये लोग। आपसे ये कहा जाए कि आप भारत की किसी भाषा को दुनिया के 50% से ज़्यादा देशों में उनकी भाषा घोषित करवा दीजिए, तो आपको लगेगा क्या ये हाइपोथेटिकल बात है। पर ये लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। जैसे व्लादिमीर पुतिन लेके चल रहे हैं कि मुझे अखंड रशिया, यूएसएसआर बनाना है। इनके दिमाग में भी अखंड भारत है। इनके दिमाग में ये है कि भारत की उस खोई हुई संस्कृति को वापस लाना है जो कभी पूरी दुनिया को विश्व गुरु के रूप में गाइड करती थी। और इसीलिए आप देखना, चेक कर लेना होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर के, 2006 के बाद से, सॉरी आपके माथे पे लिख रहा हूं, है ना, 2006 के बाद से अमित शाह ने कोई भी विदेश की यात्रा नहीं की है, कोई नहीं की है। ना घूमने के पर्पज से, ना किसी मंत्रालय के काम से। कोई काम होता है, कहीं कोई मीटिंग होती है जरूरी होम मिनिस्टर्स की, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेते हैं। जबकि इनसे पहले राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, वो जाते थे। इनका मानना ऐसा है कि मेरा देश अपने आप में पर्याप्त है घूमने के लिए, फिरने के लिए। मेरे देश के पास अपना इतना सामर्थ्य है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और कहीं कोई मीटिंग वगैरह कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लेता हूँ। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, होगी तब की तब देखी जाएगी, बट मेरा देश अपने आप में पर्याप्त है। इस इंसान को घमंड है अपने देश पर, इस बात को आप जानिए। ये इंसान पीछे 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 अपने देश को ठीक करने में लगा हुआ है, आगे मोदी जी को रख के। ये बात जानिए आप। इसीलिए, और मोदी जी के भी दिमाग में यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंध इनके दिमाग में क्यों है। सिंध इनके दिमाग में इसलिए है क्योंकि सिंध में मोहनजोदाड़ो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका एक बड़ा गढ़ था सिंध। तो जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की सभ्यता थी, उसका एक बड़ा हिस्सा तो आज पाकिस्तान में ही है। हम दुनिया को विश्व गुरु बन के गाइड करना चाहते हैं, हम दुनिया को अपनी सिविलाइजेशन बताना चाहते हैं, अपनी सभ्यता बताना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हम दुनिया को क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि हमारी जो सभ्यता का केंद्र है वो पाकिस्तान में। दुनिया हंसेगी और कि तुम अपनी सभ्यता के केंद्र को तो वापस ले नहीं पाए, हमें सभ्यता सिखाने आए हो। तुम्हारी ऐसी सभ्यता किस काम की जो जिसका गढ़ तो पाकिस्तान में पड़ा हुआ, तुम उसे ले नहीं पा रहे हो, हमें सिखाने आए हो। इससे अच्छा तो हमारी सभ्यता है, कम से कम अपना एम्पायर तो बढ़ा रहे हैं।
तो आप दुनिया को भाषण देने जाएं, दुनिया को ज्ञान देने जाएं, दुनिया के गुरु बने, उससे पहले आप दुनिया के सामने एग्जाम्पल तो सेट करें कि देखो हम इतने संवेदनशील हैं, हम इतने सहिष्णु हैं कि जब जब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बारी आई तब तब हमने अपने देश को भी प्रोटेक्ट किया, और जब जब हमें अपनी सभ्यता के बारे में बात करने के लिए आई तो हमने उसको भी वापस हासिल किया। हम कोई डरपोक नहीं है कि कोई भी हमारे यहाँ आतंकी हमला करके चला जाए, हम बैठे रह जाते हैं अरे हम तो बहुत सहिष्णु हैं। ये एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जनगण मन जो खुद पूरा नहीं है, जिसका सिंध अभी हम पाकिस्तान को दे चुके हैं, वो हमें पूरा करना है। ये एक देश का अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, और उसके साथ ही हमें अपने देश के क्षेत्रफल को इतना सिक्योर बना देना है कि कल को कोई भी बड़ा ब्लंडर इस देश में हो जाए, कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए या आस पड़ोस में ऐसी सरकारें बन जाए तो हमारे देश को खतरा ना आए। ऐसा विजन है इन लोगों का, इसलिए मैं कहता हूं कि सिंध तो आएगा, आप जानिए। इसलिए बड़े हम आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के। मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा। हाँ, इस तरह का थॉट अगर किसी और नेता का भी है तो मैं उसको सम्मान करता हूं, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। आप ये ना समझे कि मैं जबरदस्ती अमित शाह को प्रेज कर रहा हूं, मैंने अध्ययन किया, उस बेसिस पे बोल रहा हूं। तो ये एक संभावना बन सकती है, बाकी आगे आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो ब्लंडर्स हमने किए हैं उम्मीद है जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।